Very good evening, students. Today is our fourth lecture, and that one is on frequency distribution. In our last four lectures, you will see we have already covered the statistics, objectives, classification, and tabulation. And in that, we have already passed you the information that data processing is not there in the syllabus. That is why we also did not include it. Now, after tabulation, you will come in this position to know when the data is going to be collected related to any problem. A huge bunch of data, a mass load of data will come near to you. And in classification, what happens? Just we give a specific titles, groups, subgroups or subheadings on the basis of the common characteristics, but by doing a specific categorization from heterogeneous data into a homogeneous data. And in tabulation, just we are going to arrange it all data that has been already classified into rows and columns. कि जो मास बल्क ऑफ डाटा आया था वह आपके पास, आप उस डाटा को क्लासिफिकेशन में कुछ स्पेसिफिक होमोजेनियस डाटा, समांगी डाटा के आधार पर विभाजित कर रहे थे, मगर उस होमोजेनियस डाटा के अंदर भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो आपके पास आ रही हैं उनको आप रोज एंड कॉलम में डिवाइड कर लेते हो। ये आपने पुराने लेक्चर्स में सीखा हुआ है। आज हमारा जो टॉपिक है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो डियर स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट है, जैसे मैंने पुराने वीडियोस में भी कहा है, ये वीडियो उन लोगों के लिए ज़्यादा लाभकारी है जो कि ड्यू टू सम इकोनॉमिक प्रॉब्लम दे आर नॉट इन दिस पोजीशन टू टेक एजुकेशन बाय अटेंडिंग दिस ऑल गुड ब्रांड्स कोचिंग्स एंड दे वांट टू डू अ स्टडी। तो ये आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट लगातार यूट्यूब चैनल्स पर पड़े रहेंगे। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट भी रहेगी कि जब आप इस YouTube चैनल को अपनी स्टडी के लिए यूज़ करें तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी करिएगा। अब देखिए आज का टॉपिक टेबुलेशन में। मैंने कहा कि हम डेटा को इतना इजीली यूजेबल फॉर्म में लेके आ जाते हैं क्योंकि आपके पास डाटा रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में आ जाता है। मगर जब भी डाटा आपका रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में आता है, इसके बावजूद भी वो डाटा इतना इजी नहीं हो जाता कि उसे कोई भी इजी देख के समझ सके। तो ऐसी सिचुएशन में आपके पास आवश्यक हो जाता है कि इस डाटा को और भी इजी कैसे बनाया जाए, जिससे कि वो लोगों के समझ में आ सके और लोग उस पर अपना कुछ काम कर सकें। तो वही एस्पेक्ट आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन था। मगर इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को बताने से पहले मैं कुछ लाइन इसमें ऐड करूंगा जिससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि द ऑर्गेनाइज्ड process of data pertaining to quantitative information or quantitative phenomena just gives you some understanding about the data collection। जो आप डेटा है जो आप ऑर्गेनाइज फॉर्म में लेके आ रहे हैं किसी न किसी संख्यात्मक रूप में, आपको कुछ ना कुछ सूचनाएं देगा। जैसे द डेटा वट एवर यू आर गोइंग टू कलेक्ट ऑन, इट विल गिव यू अ रॉ इंफॉर्मेशन or we can say unorganized data, दूसरा आप कह सकते हैं whatever the raw information or unorganized data was there, you are going to make it arranged so this raw information or unorganized data just converted into array data or array information. And third one,
whatever the data just come in the orders by make them proper arrangements, then you will say array, then you will say that you ungrouped frequency distribution. Raw data is coming, you are going to arrange down, then it will come in a arranging form. Then after that you make a classification, that one is ungrouped frequency distribution, and sometimes you will read in the books discrete frequency distribution, and the last one is grouped frequency distribution या कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये आपके चार हैं जो आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत समझने के लिए मिलेंगे या जानने के लिए मिलेंगे, या मैं कहूँ व्हेन द ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ डाटा पर्टेनिंग टू क्वांटिटेटिव फेनोमेना जस्ट गिव यू सम क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग अबाउट द इन्फॉर्मेशंस। तो वो इन्फॉर्मेशंस ये हैं। अब कैसे हैं ये देखिएगा। अभी मैं आपके फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पर नहीं आया, मैं सिर्फ एक बेसिक चीज़ें बताना चाह रहा हूँ इसके बारे में। डियर स्टूडेंट्स, when we are going to rub the whiteboard, please pause the video and note it down. देखिएगा, थोड़ा और आपको समझ में आएगा। इसमें आप एक चीज़ को और ऑब्जर्व करोगे, देखिए कैसे। मैं ये कहता हूँ कि आपके पास 30 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं। मैं कहता हूँ मार्क्स ऑफ 30 स्टूडेंट्स इन एनी सब्जेक्ट। आपके पास 30 बच्चों के मार्क्स हैं और उन मार्क्स को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, देखिएगा 30, 31, 32, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 24, 25, 29, 28, 29, 27, 27, 27, 32, 31, 32, let me count, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 33, 34, 39, 38, 37, 22, 21, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, and we can say again 21. Okay. These are the marks of 30 students in your class. अब ये 30 बच्चों के स्टूडेंट्स के मार्क्स थे। अब इसमें आप मैं कहता हूँ 30 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं आउट ऑफ 50, मगर क्या इस डेटा को देखकर, क्या इन नंबर्स को देखकर मैं कुछ अनुमान लगा पा रहा हूँ कि कौन से बच्चे के कितने, कौन सा हाईएस्ट है, कौन सा लोएस्ट है, किसके क्या एवरेज मार्क्स होंगे? यहाँ पर से बच्चों के मार्क्स थे जो कॉमा लगाकर आपके सामने लिखकर तैयार कर दिए गए, मगर इस पूरे कॉमा के थ्रू मैं इस चीज़ का अनुमान लगाने में असफल हूँ कि आखिरकार ये डाटा है क्या। सिर्फ एक कॉमा के थ्रू है। मार्क्स ऑफ 30 स्टूडेंट्स आर देयर इन फ्रंट ऑफ यू बट नॉट अ क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग एंड द इंफॉर्मेशन कम्स आउट बाय सीइंग दिस ऑल इंफॉर्मेशन कि आखिरकार what is the highest marks and which one is the lowest one and what will be the average marks and what type of determination we should to take by seeing this all information को समझ में नहीं आ पा रहा। तो ऐसी इंफॉर्मेशन जो आपके सामने कलेक्ट होकर आती है, तो
तो मैंने कहा आपके टेबुलेशन क्लासिफिकेशन से पहले मैंने कहा कोई प्रॉब्लम होती है, उस प्रॉब्लम के लिए आप कहीं ना कहीं से इन्फॉर्मेशंस का कलेक्शन कर रहे होते हैं। तो कलेक्शंस के थ्रू ऐसे इन्फॉर्मेशन जो आपके पास आती है इसे कहते हैं हम रो डाटा, इसे हम कहते हैं रो इन्फॉर्मेशन, इसे हम कहते हैं अनऑर्गेनाइज्ड डाटा। ये एक अनसिस्टमैटिक वे से आया हुआ डाटा है जो कि ऑलरेडी क्लासिफाइड है, क्योंकि मार्क्स में आपने क्लासीफाई करके दिया हुआ है, जो ऑलरेडी टेबुलेटेड है, आपके रोज एंड कॉलम में डिवाइड है। दैट मीन्स जो ओमिशंस थे वो भी रिमूव हो चुके हैं, क्लासिफिकेशन भी हो चुका है, टेबुलेशन भी हो चुका है, मगर उसके बावजूद भी ये डाटा इतना आसान नहीं हुआ है कि आपको समझ सकें। तो ऐसी सिचुएशन में हमें आवश्यकता पड़ती है कि क्यों ना इस डेटा को अरेंज कर लिया जाए, जिससे हमें ये मालूम पड़ जाए कि आखिरकार सबसे कम मार्क्स किसके हैं और सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मार्क्स किसके हैं, या हमें एक सिस्टमैटिक ऑर्डर से पता भी चल जाएगा कि डाटा किस तरीके से अरेंज होके आया था। ठीक है ना? दैट मीन्स ये जो इन्फॉर्मेशन है, अगर इसको मैं असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आपके सामने अरेंज कर लूँ तो निश्चित तौर पर ये आपके सामने अरेंज डाटा आ जाएगा। जहाँ पर ये रॉ डाटा जिसको जो कि अनसिस्टमैटिक बेसिस अनलॉजिकली आपके सामने प्रेजेंट था तो वो रॉ डाटा था, मगर जैसे ही मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करता हूँ जिससे कि कुछ लॉजिक या अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके, उसे हम कहते हैं अरेंज डाटा या अरेंज डाटा। वो आपके सामने अरेंज डाटा की फॉर्म में आ जाता है। जैसे मैं यहाँ पे अरेंज करूँ तो मैं कह सकता हूँ कि आपका सबसे मिनिमम मार्क्स इसमें 20 है, ठीक है ना? तो अगर मैं लिखूँ यहाँ पर तो मैं लिखूँगा 20, कितनी बार आया भाई 20 इसमें? 20 एक बार है। फिर मैं कहता हूँ 20 to 21 कितनी बार है? 21 और तो भी इसमें 21 नहीं है, तो आपने लिख दिया 21। फिर देखिए 22 कितनी बार आया है इसमें, तो आप कहते हैं 22 कितनी बार है, तो आपने 22। इस तरीके से मैंने क्या किया, इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। छोटे से स्टार्ट किया बड़े की तरफ या बड़े से स्टार्ट किया छोटे की तरफ, मैं डाटा को अरेंज कर लिया है। तो ऐसा करने से आप ये जान जाओगे कि सबसे कम मार्क्स किसके थे, तो आप कहते हो ऐसा जिसके 20 थे, या जो हाईएस्ट वैल्यू निकल के आई होगी तो हाईएस्ट वैल्यू आप कहते सबसे हाईएस्ट मार्क्स किसके थे, आप कहते 39 मार्क्स थे। दैट मीन्स व्हेन द डाटा इज गोइंग टू बी अरेंज्ड और वी कैन से इन अ array form, just comes when the data comes out in an array form, then it will be say organized data। वो अनऑर्गेनाइज नहीं रहता, वो आपका ऑर्गेनाइज्ड हो जाता है जब आपका लोएस्ट से ग्रेटेस्ट या ग्रेटेस्ट से लोएस्ट की तरफ डाटा अरेंज हो जाए। अब ऐसा करने के बावजूद भी ये तो 30 बच्चों का डाटा था, हमने बहुत इजीली देख लिया। बाई चांस ये डाटा 200 बच्चों का होता, बाई चांस ये डाटा 5000 बच्चों का होता, तो क्या हम ऐसा करके यदि 21 22 ऐसे लिख रहे होते? क्योंकि बच्चे के जो मार्क्स हैं, अगर 200 बच्चे हैं तो हो सकता है 10 बच्चों के मार्क्स एक जैसे हों। 10 स्टूडेंट्स आर गेटिंग द सेम मार्क्स, 10 देन वी आर गोइंग टू राइट इन द सेम फॉर्म। लगातार उसी चीज़ को रिपीट करते रहते क्या? 200 बच्चों को लगातार ऐसे ही लिख रहे होते क्या? दैट मीन्स हमें बहुत ज़्यादा स्पेस भी चाहिए, बहुत ज़्यादा टाइमिंग भी चाहिए और बहुत ज़्यादा इसमें कन्फ्यूजन की स्टेट भी आ सकती है। तो इस डाटा से क्या समझ में आ रहा कि व्हेन द डाटा इज अनऑर्गेनाइज्ड, then when you are going to give your total focus on this, a careful study is there, careful perusal is also there, but even it is not give you a clear reflection of understanding. It just that one is going to create a confusion. So that what happens, then you will start to arrange the data. तो आपने इसको डाटा को कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आपने डाटा को अरेंज करना स्टार्ट कर दिया, तो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको कन्वर्ट कर लिया। मगर फिर भी क्या आप लगातार उस पूरे डाटा को ऐसे लिखेंगे क्या? 20 अगर 5 बार आया तो 5 बार, 21 अगर 4 बार आया तो 4 बार, 21 28 अगर 6 बार आया तो आप 6 बार लिखेंगे 28। ये तो बहुत बड़ा कंज्यूमिंग टाइम हो जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, लेट मी रब द डाटा, जो इन्फॉर्मेशन है इसको देखिए, मैं आपको थोड़ा और बताता हूँ इसके अंदर, उसके बाद हम इस पूरी कहानी पाएंगे आखिरकार ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। अभी सिर्फ आपको ये बताने की कोशिश की है कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड चीज़ जो है वो आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए, मैं इन्फॉर्मेशन को 5 बार लिखता कि 20 एक बार आया था, 21 फिर 22 फिर 24 क्या ऐसे करके मैं 30 बच्चों का डाटा लिखूंगा क्या? ये तो बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा और वही एक एस्पेक्ट डेवलप हो जाएगा
कि आप इसको देखकर कंफ्यूज होते रहें, कोई लॉजिकल सीक्वेंस निकल के नहीं आएगा, कोई लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग निकल के नहीं आएगी। अब आवश्यक क्या होगा कि आप ऐसी कोई चीज़ दी हुई हो तो आप उसके अंदर उस डेटा को एक सिस्टमैटिक वे से लिख लीजिए। तो अब यहाँ से टॉपिक स्टार्ट होता है आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कैसे लिख लीजिए? डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, बांटना, और फ्रीक्वेंसी होती है बार बार या अक्सर होने वाली चीज़ या बार बार घटित होने वाली चीज़। जैसे मैंने कहा 21 21 21 अक्सर आया, अधिकतर आया, बार बार रिपीट हुआ, तो क्या दर्शाता है? फ्रीक्वेंसी को। डिस्ट्रीब्यूट, जब मैंने मार्क्स लिखे थे, किसी के 20 थे, फिर 21 थे, फिर 21 थे, फिर 21 थे, फिर 22 थे, फिर 24 थे, फिर 24 थे, फिर 24 थे। ये क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स। जिस तरीके से डेटा आपके सामने था आपने उसी तरीके से अरेंज कर दिया। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स whatever the information comes in front of you, just you have to arrange it on the basis of the frequency। कि आप उसके फ्रीक्वेंसी के आधार पर अरेंज कर दो। चार बार ना लिखें उस चीज़ को, वो कितनी बार आया था आप उसकी फ्रीक्वेंसी को नोट कर दीजिए। जैसे मैं कहूँ 20 कितनी बार आया था, आपने कहा 1 बार आया। आपने कहा 21 कितनी बार आया था, आपने कहा 3 बार आया। आपने कहा 22 कितनी बार आया था, आपने कहा 1 बार आया। आपने कहा 24 कितनी बार आया था, तो आपने कहा कितनी बार आया ये, आपने कहा 3 बार आया था। तो आप क्या कर रहे हैं? दीज वेरिएबल वैल्यूज जो मार्क्स थे, इन मार्क्स को आप किसके साथ लिख रहे हो? उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ में। व्हेन द वेरिएबल वैल्यूज आर गोइंग टू बी रिटर्न अलोंग विद द फ्रीक्वेंसीज, देन इट इज टू बी नोन एज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसी को बच्चों आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से जाना जाता है कि जो वेरिएबल वैल्यूज हैं अगर उनको रिपीटेड होने वाली वैल्यू की संख्या के साथ में लिख दिया जाए, एक टेबल में लिख दिया जाए, व्हेन यू आर गोइंग टू रिप्रेजेंट द होल थिंग इन अ टेबल फॉर्म अलोंग विद द फ्रीक्वेंसी, देन इट इज टू बी नोन एज अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये कहलाता है, ठीक है ना। अब इसमें देखो छोटे बच्चों के तरीके से देखोगे तो इसको और भी डिफाइन करना है, ठीक है ना। मैं आपको, क्योंकि आप लोगों की ग्रेजुएशन की क्लास है तो देखिए ग्रेजुएशन की क्लास के अकॉर्डिंग चलते हैं। देखिए मैं अब आपके सामने कुछ नोटेशन के आधार पर इसको डिफाइन करूंगा। लेट मैं मान लेता हूं कि x1 x2 x3 x4 xn आपकी क्लास में n बच्चे हैं, आपकी क्लास में n बच्चे प्रेजेंट हैं और फर्स्ट लेक्चर आपका हो रहा है, आपका फर्स्ट लेक्चर है। उस फर्स्ट लेक्चर में इनके आने वाली प्रेजेंस को कैलकुलेट करिएगा। x1 क्लास में आए तो फर्स्ट आए फर्स्ट आने से मतलब x1 सिर्फ एक ही बंदा है, एक ही आके क्लास में बैठ गया। x2 है, क्लास में आए आके बैठ गए। x3 आए, क्लास में आके बैठ गए। x4 आए, क्लास में आके बैठ गए। तो ऐसे ही करके xn आए और क्लास में आके बैठ गए। तो ये देखिए मैंने कहा था भी आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कि व्हेन द वेरिएबल वैल्यूज, तो ये क्या थे आपके, ये वेरिएबल था, मैंने कहा x है। व्हेन द वेरिएबल वैल्यूज आर गोइंग टू बी रिटर्न अलोंग विद द फ्रीक्वेंसी इन अ टेबल, फ्रीक्वेंसी के साथ में लिख दिया जाए तो इसी को हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और टेबल का नाम ले जाए तो टेबल में अरेंज कर रहे तो फ्रीक्वेंसी टेबल कहते हैं। अब यहाँ पर ये चीज़ जो आपके सामने लिखी हुई थी वो क्या दर्शा रही है कि साहब x1 का नाम अगर मैं कहता हूँ ये राम था, क्लास में आया, एक ही तो आया था, एक बार आके बैठ गया। श्याम था, क्लास में आया, एक ही था, एक ही में आके बैठ गया। फैज था, एक बार आया, एक बार आके बैठ गया, ठीक है ना। योग्यता थी, एक बार आई, एक बार आके बैठ गई। ऐसी कहें कोई काजल थी, ठीक है ना, क्लास में आई, एक बार आकर बैठ गई। अब इनकी क्लास में जो प्रेजेंस है, व्हेन दे आर कमिंग टू अटेंड द क्लासेस दे आर गोइंग टू प्रॉपर्ली सिट ऑन द सीट ओनली वन टाइम। इनकी आने की क्लास में होने वाली एक्टिविटी, इनके द्वारा होने वाली गतिविधि एक बार है। तो क्या कहते हैं इसे, इंडिविजुअल सीरीज। इसे क्या कहते हैं, इंडिविजुअल सीरीज। मगर क्योंकि हम इसको फ्रीक्वेंसी के साथ में लिख रहे हैं तो इसे हम कहते हैं इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसे हम कहते हैं
इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि एक एक फ्रीक्वेंसी है सबकी, ठीक है ना। आई थिंक इट इज क्लियर। अब ये देखिएगा, मैं इसी को थोड़ा और चेंज करके आपको और बताने की कोशिश करता हूँ, जिससे थोड़ा और समझ में आएगा आपके। मैं कहता हूँ आपसे कि हमारे पास वही बच्चे थे, x1 था, x2 था, x3 था, x4 था और एक xn था, ठीक है जी। हमारे पास वही बच्चे हैं। x1 क्लास में आए, 2 मिनट बैठे, फ़ोन का बहाना बनाया, फिर बाहर गए, फिर क्लास के अंदर आए, 2 बार हो गया। पहली बार आए, फ़ोन का बहाना किया, बाहर गए, फिर आए, फिर वॉशरूम का बहाना किया, फिर आए, फिर कहा कि मेरे पेरेंट्स आए हुए हैं, फिर आए। और टोटल ये क्लास में मेरे लेक्चर के अंदर या फर्स्ट लेक्चर में 4 बार अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं। मैं कहूँ 4 बार ये अपनी एक्टिविटी करते हैं, 4 बार इन्होंने कोई गतिविधि की, 4 बार कोई इन्होंने एक्शन किया। x1 इज अ वेरिएबल बाय द एक्टिविटीज और द परफॉर्मेंस दैट हैज बीन हैपेंड बाय दिस पर्टिकुलर कैंडिडेट, दैट मींस 4 टाइम्स। तो इनके सामने लिखा हुआ है। x2 क्लास में आए, पहली बार आए, दूसरी बार वॉशरूम के लिए गए, 2 बार। ऐसी x3 हैं, ये क्लास में कुछ ना कुछ बहाने से 3 बार गए और 3 बार क्लास में आए, दैट मीन्स इनकी टोटल फ्रिक्वेंसी 3 है। ऐसी आपका मैं कहूँ xn है, वो आपके 4 बार किसी ना किसी बहाने से बाहर जाते हो आते हैं, या मैं कहूँ वो 4 बार कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते हैं, या 4 बार कुछ ना कुछ एक्टिविटी को रिपीट करते हैं, या 4 बार मेरी क्लास में आते हो जाते हैं। अब यहाँ पर फिर से देखिएगा, अगेन सी, ये वेरिएबल है जिसको मैं x से शो कर रहा हूँ, ये मेरी फ्रिक्वेंसी है जो आने वाली एक्टिविटी को रिपीटेटिव चांसेस ऑफ एन इंडिविजुअल शोइंग ऑन, कि एक व्यक्ति ने कितनी एक्टिविटीज़ को बार बार रिपीट किया, उनको साथ में लिख दिया। मैंने कहा फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वो है जिसमें आप वेरिएबल वैल्यूज़ को फ्रीक्वेंसी के साथ में लिख देते हैं, तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। वहाँ पर आपकी फ्रीक्वेंसी हर किसी की एक थी, x1 इज फॉर 1 टाइम, x2 फॉर 1 टाइम, x3 फॉर 1 टाइम, xn 1 टाइम। मेरी क्लास से एक बार बैठ गया तो मेरे लेक्चर के बाद ही जाएगा, दैट मीन्स मेरी क्लास में उसकी प्रेजेंस एक बार ही रही, एक ही बार करती थी उसने, दैट इज इंडिविजुअल सीरीज। मगर यहाँ पर आपके व्यक्ति ने x1 ने 4 बार की, x2 ने 2 बार की, x3 ने 3 बार की, xn ने 4 बार की, लगातार उसकी फ्रिक्वेंसी का चेंजेस होता रहा। तो व्हेन द फ्रिक्वेंसी टेबल और व्हेन द वेरिएबल वैल्यूज is going to be written with the frequency tables or with the frequency along with the frequency, ये कहलाती है आपकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। मगर यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर उसकी x1 की फ्रीक्वेंसी 4 बार थी, इंडिविजुअल नहीं है, एक नहीं है, एक से ज़्यादा हो गई। x2 की फ्रीक्वेंसी एक नहीं है, एक से ज़्यादा हो गई। जहाँ पर हम हमारे बंच ऑफ डेटा को, उनकी होने वाली एक्टिविटी को थोड़ा रिड्यूस करने के लिए, जैसे मैंने भी आपको 30 बच्चों का डाटा कहा था, तो मैंने कहा 21 कितनी बार आया, 3 बार आया, 22 1 बार आया, 24 3 बार आया। हुआ क्या, जब बहुत बड़े डाटा को मैं छोटे फॉर्म में रिड्यूस करके लिखता हूँ तो मैं उसको फ्रीक्वेंसी के आधार पर शो कर देता हूँ। मैं 4 बार नहीं लिखूंगा, x1 अगेन x1 अगेन x1 अगेन x1, मैंने क्या किया, 4 बार लिख दिया। व्हेन द ह्यूज बल्क ऑफ डाटा इज गोइंग टू बी रिड्यूस्ड, इट इज गोइंग टू बी कंडेंस्ड फॉर्म by the help of their frequency, then it is to be known as discrete frequency distribution। यहाँ पर जो फ्रिक्वेंसी के आधार पर, फ्रिक्वेंसी की उपस्थिति के आधार पर आप उसके वेरिएबल वैल्यूज़ को दर्शाते हैं, जहाँ पर उसकी फ्रिक्वेंसी का रिपीटेशन 1 नहीं होता, 1 से ज़्यादा भी होता है, 1 भी होता है। ऐसा नहीं कि सब 1 नहीं हो सकता है कि x3 एक ही बार होता, मगर बाकी जो वेरिएबल्स हैं उनकी रिपीटेशंस बहुत ज़्यादा होते, किसी के 2 होते, किसी के 4 होते, किसी के 5 होते। इस तरीके से जो संख्या होती है उसे डिस्क्रीट फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। इवन यहाँ पर भी ये आपका डाटा अनग्रुप्ड ही कहलाता है, क्योंकि आपने डाटा को सिर्फ x1 x2 xn में ही अरेंज कर लिया है। डाटा तो बहुत बड़ा है ना वो,
आपने रो डाटा को जब अरेंज कर लिया, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा लिया, तो ऐसी सिचुएशन में आपने सिर्फ क्या किया, वो एरे किया है, एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट किया है, एक टेबुलर फॉर्म में लेके आ गए, एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट में लेके आ गए हैं, इसके अलावा तो कुछ नहीं था। क्लियर है? अब है लास्ट आपका कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। प्लीज जल्दी से आप इसे स्नैप ले लीजिए, करिए। देखिए, अगर ये डेटा जो वेरिएबल की वैल्यू है, जैसे मैंने कहा वो 30 की थी, अगर 200 की होती, 2000 की होती, तो ऐसी सिचुएशन में जब कोई भी डेटा उसकी फ्रीक्वेंसी से मैच नहीं कर रहा होता या हमें मिल नहीं रहा होता, तो ऐसी सिचुएशन में कंटिन्यूस आपकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को बनाते हैं। मगर सिर्फ सिंपल से शब्द में, जब आपके पास डाटा बहुत बड़ा हो, डिस्क्रीट में चेंज करने के बाद भी वो इतना आसान नहीं हुआ है कि छोटे फॉर्म में आ जाए, तो हम ऐसे डाटा को छोटे फॉर्म में लाने के लिए कंटिन्यूअस का उपयोग करते हैं, रेंज का उपयोग करते हैं, हम क्लासेस का उपयोग करते हैं, क्लस्टर्स का यूज़ करते हैं, या हम छोटे छोटे इंटरवल्स में डिवाइड करने की उसे कोशिश करते हैं। जैसे x1, x2, x3, xn ये डाटा था आपके पास, मैंने क्या किया, बहुत बड़ा डाटा है, 2,500 लोगों का डाटा है, तो मैं इस डाटा को छोटा बनाने के लिए क्या करता हूँ, मैं इसे रेंज में डिवाइड कर देता हूँ कि x1 से x2 के अंदर जो भी एक्टिविटी हुई है वो 4 हैं, x2 से x3 के अंदर जो भी एक्टिविटी हुई है वो 5 हैं, x3 से x4 के अंदर जो भी एक्टिविटी हुई है वो 2 हैं, ऐसे ही xn-1 और xn के अंदर जो एक्टिविटी हुई है वो 6 हैं। फिर से देखिएगा, ये वेरिएबल है, ये फ्रीक्वेंसी है, मगर यहाँ पर आपकी वेरिएबल को क्या किया है, आपने क्लासेस में, आपने रेंज में डिवाइड कर लिया है। व्हेन द यूज bulk of data is too much more, in that situation you are going to divide it into different classes, you are going to divide it into limits, into groups। तो ये आपकी लोअर क्लास लिमिट कहलाती है, ये आपकी लोअर अपर क्लास लिमिट कहलाती है। तो जब इनको क्लास लेंथ के आधार पर, इन दोनों के बीच में जो गैप होगा वो क्लास लेंथ है, जिसे हम विड्थ कहते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ अ क्लास कहते हैं। तो इनके बीच के एक बहुत बड़े डाटा को छोटे फॉर्म में लाने के लिए, कंसिडम फॉर्म में लाने के लिए हमें कंटिन्यूअस फ्रीज का उपयोग करना पड़ता है। जब ऐसी कोई डाटा हो जहाँ पर उसकी वेरिएबल वैल्यूज़ को हम फ्रीक्वेंसी के साथ में लिख रहे होते हैं और वेरिएबल वैल्यूज़ आपके क्लस्टर फॉर्म में होते हैं या ग्रुप फॉर्म में होते हैं, तो उसे हम कहते हैं कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। ठीक है ना? अभी इसके अंदर जो कंटिन्यूअस है ये 2 तरीके से है, एक है इंक्लूसिव, एक है एक्सक्लूसिव। बट डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हम नेक्स्ट क्लास में इसको डिफाइन करेंगे और फिर नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे, जिसमें मैं सिर्फ आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव बताऊंगा। अगेन डियर स्टूडेंट्स, दिस वन रिक्वेस्ट टू ईच एंड एवरीवन, प्लीज लाइक, subscribe and share my video, and again myself is going to repeat this information that these video lectures are too much useful and beneficial for those students, those who are economical weak, and even they are not in the position to attend the coachings or college, so they can take the support of my videos. Okay, thank you.